इस वीडियो में हम लोग जो है कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण समझेंगे। तो कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइड को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। कोलाइड को हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं। इसमें नंबर 1 है बहुआण्विक अथवा बहुअणु कोलाइड। चाहे हम कोलाइड कहें चाहे कोलाइडी विलयन कहें, बात एक ही होती है। जब किसी द्रव में घोले गए पदार्थों के परमाणु या अणु आपस में मिलकर गुच्छे, जिसको मैंने झुंड भी लिखा है ब्रैकेट में, झुंड बना लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। मतलब जो इनके कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो इसके कण होते हैं वो आपस में मिलकर पहले क्या बनाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। और जब गुच्छा बना लेते हैं, कणों का या परमाणुओं का या अणुओं का समूह बना लेते हैं, तो इनकी साइज बड़ी हो जाती है और एक कोलाइडी विलयन के रूप में आ जाते हैं। जैसे गोल्ड शाल, सोने का जो शाल होता है उसमें सोने के बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं और एक बड़ा सा कण बनाते हैं। आपको पता है कि कोलाइड बनने के लिए कणों का आकार जो होना चाहिए वह जो कुछ एंगस्ट्रॉम सीमा बताई गई थी, 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। तो जब उतने बड़े कण बन जाते हैं तभी वो कोलाइड होंगे। जैसे गोल्ड साल्ट है या सल्फर है, जैसे गोल्ड साल है। हाँ, गोल्ड साल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, गोल्ड साल क्या होता है, धातु साल क्या होती है। तो धातु के जो परमाणु होते हैं वे आपस में मिलकर छोटा सा कण बनाते हैं, और वह जो कण होता है पानी में ना तो नीचे बैठता है ना तो इतना छोटा होता है कि विलयन बना ले। तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनता है उसको धातु का शाल कहते हैं। तो अगर वो सोने का है तो उसे गोल्ड शाल कहेंगे। मतलब सोने के बहुत सारे परमाणु मिलकर एक छोटा सा कण बनाते हैं, और वह कण जो होता है कोलाइडी कण के आकार का होता है, तो उसका जो विलयन बनता है उसे क्या कहेंगे, गोल्ड शाल कहेंगे। तो आपको पता है कि कोलाइड बनाने के लिए जो विलयन का आकार होना चाहिए वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कण होते हैं वो पहले आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, वे आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का कण बनाते हैं, जिसको हम कोलाइडी कण कहते हैं। और इस प्रकार से कोलाइड का निर्माण होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के कोलाइड में परमाणु या अणु आपस में मिलकर पहले क्या बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, और उसके बाद जो है कोलाइड बनता है। तो इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहेंगे, बहुआण्विक कोलाइड। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, गोल्ड, साल, सल्फर आदि। इसका दूसरा प्रकार है बृहद आणविक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण स्वयं ही कोलाइडी आकार के होते हैं। मतलब इसमें जो कणों का आकार होता है पहले से बड़ा होता है। इसको कोलाइडी कण बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इनके अणुभार उच्च होते हैं। इनका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। ये पहले से कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। जैसे बहुलक, जैसे देखिए बहुलक तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था, प्रोटीन, सेलुलोज और यहाँ पर स्टार्च। स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, सेलुलोज हुआ, तो ये सब के जो कण होते हैं उनका आकार पहले से बड़ा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। मतलब इनके जो अणु होते हैं कोलाइडी कण के आकार के होते ही है, इनको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण स्वयं ही कोलाइडी आकार के होते हैं। इनके अणुभार उच्च होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज आदि। तो तीसरा जो कोलाइड है जिसको हम सहचारी कोलाइड या मिश्रित या संगुणित कोलाइड भी कहते हैं,
तो इसमें क्या होता है कि जब सांद्रता कम होती है तो यह जो होता है सामान्य विलयन होता है, लेकिन जब सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो यह कोलाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के कोलाइड को सहचारी कोलाइड, मिशेल या संगुणित कोलाइड कहते हैं। देखिएगा, कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब कम सांद्रता पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं? सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति। परंतु उच्च सांद्रता पर वे कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ये सांद्रता है, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। निम्न सांद्रता पर तो सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनकी सांद्रता बढ़ा दी जाती है, उसमें विलय की मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो उसके जो विलय के कण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। देखिए, जो पहला मैंने बताया था बहुआण्विक कोलाइड, उसमें भी कण आपस में मिलते हैं, लेकिन उसमें मिलने के कारण सांद्रता नहीं होती, वो खुद से मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है? सांद्रता का बढ़ना। जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तब कण मिलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। यह सहचारी कोलाइड कहलाते हैं क्योंकि उच्च सांद्रता पर कण संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने का मतलब जुड़ना। जब सांद्रता अधिक होती है तो कण आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। इन संगुणित कणों को मिशेल कहते हैं। जब ये आपस में कण जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद जो बड़ा सा कण बनता है उसे क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि मिशेल निर्माण की विधियाँ। मिशेल कैसे बनता है? तो सोडियम स्टेरेट का फार्मूला C17H35 COO, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और ये प्लस। तो यह एक साबुन का सूत्र है। सोडियम स्टेरेट एक प्रकार का साबुन होता है। तो आप देखते होंगे कि ये जो C17H35 है, इसमें क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2, यानी कार्बन की एक 17 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी, संतृप्त श्रृंखला होगी, क्योंकि 17 दूनी 34 एक 35 है ना, तो ये एल्किल समूह होगा। एक लंबी सी चेन बनती है 17 कार्बन की, जिसे RCOONA से प्रदर्शित करते हैं। इस पूरे समूह को R लिखते हैं, तो RCOONA से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको R से, तो ये पूरा हो गया, RCOONA से प्रदर्शित कर सकते हैं। RCOONA को जल में घोलने पर RCO- तथा Na+ आयन प्राप्त होता है। जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो इतना हिस्सा ऋणायन बनाता है, सोडियम पर प्लस आयन होता है। RCOO- आयन के दो भाग होते हैं। जो ये बड़ा सा आयन बन रहा है, इसके दो भाग होंगे। एक होगा R भाग। R भाग में क्या होगा? 17 कार्बन के परमाणु की लंबी श्रृंखला होगी, और एक होगा COO-, जिस पे आवेश होगा। R लंबी आध्रुवी श्रृंखला। तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो क्या होती है? आध्रुवी होती है, मतलब उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। द्रव विरोधी होती है। तो ये जो R होता है, जो कार्बन परमाणु 17 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, वो द्रव विरोधी होती है, मतलब वो पानी में रहना नहीं चाहती, पानी से उसको क्या है? नफरत है, जिसे पुच्छ कहते हैं। इस 17 कार्बन की लंबी श्रृंखला को क्या कहेंगे? पुच्छ कहेंगे। COO- ध्रुवी द्रव स्नेही होता है, जिसे शीर्ष कहते हैं। COO- को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और यह ध्रुवी होता है, इस पर आवेश होता है। जो ध्रुवी पार्ट होता है वो पानी में घुलता है, उसको द्रव स्नेही कहते हैं, इसे शीर्ष कहते हैं। RCOO- को इस तरीके से दिखाते हैं, या माइनस होता है, प्रदर्शित करते हैं। जब साबुन का प्रयोग गंदगी को साफ करने में किया जाता है तो पुच्छ द्रव विरोधी होने के कारण गंदगी में घुल जाती है। जो पुच्छ होती है वो द्रव विरोधी होती है और इसके कारण वो गंदगी में घुल जाती है। तथा शीर्ष द्रव स्नेही होने पर पानी में रहता है। शीर्ष कहाँ रहता है? पानी में। और पुच्छ कहाँ जाती है? साबुन में घुल जाती है। इस प्रकार मिशेल का निर्माण होता है।
इस प्रकार क्या बनती है, मिशेल, यानी जितने भी साबुन के कण होते हैं, साबुन के अणु होते हैं, उनकी जो पुच्छ होती है वो जाके गंदगी में घुल जाती है। जैसे मान लीजिए आपके कपड़े में तेल लगा है या कुछ का कोई कार्बनिक पदार्थ लगा है, तो कार्बनिक पदार्थ में ही कार्बनिक पदार्थ घुलता है। जो पुच्छ होती है वह कार्बनिक पदार्थ में, गंदगी में जाके घुल जाती है, और जो उसका आयनिक पार्ट होता है वो पानी में घुल जाता है। तो इस तरीके से एक संरचना बनती है, ये संरचना बनती है। ये जो गंदगी है, अब ये पुच्छ का जो हिस्सा है वो पुच्छ जो है आके इस गंदगी में घुल गई है, और जो इसका आयनिक पार्ट है, कार्बोक्सिलेट पार्ट है, वो द्रव स्नेही है, वो पानी में घुलना चाहता है, वो पानी में रहता है। तो जब इस पे पानी डाला जाता है तो ये पानी का साथ छोड़ना नहीं चाहता है, और जो गंदगी है ये इसमें घुली हुई है। गंदगी इसको पकड़, इस जो इसका आर पार्ट है, मतलब कि द्रव विरोधी भाग है, जो 17 कार्बन परमाणु की श्रृंखला, उसका एक सिरा इस गंदगी में घुसा हुआ है। तो जब पानी बहाते हैं तो ये पानी के साथ, ये हिस्सा पानी का साथ छोड़ना नहीं चाहता, अब ये गंदगी को छोड़ना नहीं चाहता, तो जो गंदगी होती है वो पानी के साथ बहकर कपड़े से दूर चली जाती है या हमारे शरीर से दूर चली जाती है। इस तरीके से जो साबुन होता है वो सफाई का कार्य करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं।